जय हिंद दोस्तों। आज हम हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट लेकर के आए हैं और मेरी अब कोशिश रहेगी कि प्रतिदिन हम 20 क्वेश्चंस का कम से कम सेट लेकर के आएँ ताकि आपके हिस्ट्री पर पूरी पकड़ बन पाए। चलिए, पहला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा सर विलियम जोन्स। इसका सही जवाब होगा सर विलियम जोन्स। इसके बारे में तो व्याख्या थोड़ा सा याद रखना है आपको कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी, जो कि सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे, उन्हें भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से विशेष लगाव था। प्राचीन भारतीय गौरव की खोज हेतु उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इस तरह से आप इस पर याद रखें, इसका आंसर सर विलियम जोन्स होगा। अगला प्रश्न, राजकुमार दाराशिको ने किसका फारसी में अनुवाद किया था या कराया था? ऋग्वेद, उपनिषद, सुश्रुत संहिता, ब्रह्म सिद्धांत। इसका सही आंसर होगा उपनिषद। आप याद रखें, इसका सही आंसर होगा उपनिषद। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें कि राजकुमार दाराशिको ने काशी के पंडितों के द्वारा 52 उपनिषदों का अनुवाद सिल अल असरार या सिर अकबर के नाम से किया था। उसने भागवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया था। उसने मज्म उल बहरीन, जो कि 2 महासागरों का मिश्रण है, ग्रंथ में हिंदू एवं मुसलमानों के बीच समन्वय पर बल दिया। इस तरह से आप इस तरह के कुछ डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी ध्यान में रखेंगे ताकि उस पर आप कुछ पकड़ बन पाए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और किसके मध्य हुई थी? ऑप्शंस हैं मान सिंह, टोडरमल, जय सिंह, शाइस्ता खां। इसका सही जवाब होगा जय सिंह। तो इसके बारे में थोड़ी सी और भी जानकारी रखें आप कि 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। इस संधि के फलस्वरूप शिवाजी को 3/4 किले और भूमि मुगलों को देनी पड़ी और उन्हें मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी थी। इस तरह से थोड़ी थोड़ी जानकारी आप याद रखेंगे तो आपको कुछ एक निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हो पाएगा। प्रश्न संख्या 4, महाभारत का मौलिक नाम था? कथा सरित सागर, बृहद कथा, जय संहिता, राजतरंगिणी। इसका सही जवाब होगा जय संहिता। अब इसके बारे में कुछ जानकारी आपको प्राप्त रखनी है कि व्यास द्वारा वेद व्यास द्वारा महाभारत की जो रचना हुई थी उसमें पहले मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में इसके श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। उसके बाद यह भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर समय के साथ साथ इसमें 100,000 श्लोक हो गए, यानी इसका नाम सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। तो थोड़ी सी जानकारी आप इसके बारे में भी रखेंगे। प्रश्न संख्या 5, जीवक किस राजा का राज्य वैध था? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बिंबिसार। इसका सही जवाब होगा बिंबिसार। प्रश्न संख्या 5 में आपने देखा कि बिंबिसार के समय में राज्य वैध कौन था? जीवक। इसके बारे में थोड़ी जानकारी और भी रखें आप कि महान आयुर्वेदाचार्य जीवक का जन्म राजगृह की गणिका शालवती के गर्भ से हुआ था। इनका लालन पालन हर्यक वंशीय नरेश बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय के संरक्षण में हुआ था। लालन पालन के पश्चात उसे अध्ययन के लिए तक्षशिला, जो कि एक उत्तर पश्चिम क्षेत्र में बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था, वहाँ भेजा गया, जहाँ इसने महान आयुर्वेदाचार्य जीवक ने आयुर्वेद का विशेष ज्ञान अध्ययन विशद अध्ययन प्राप्त किया। वहाँ से लौटने के पश्चात बिंबिसार ने इसे अपना राज्य वैद्य नियुक्त किया। किसी असाध्य रोग के निदान हेतु बुद्ध की सेवा में इसे भेजा गया। उसके बाद ही यह बौद्ध अनुयायी हो गया। चलिए, इतनी जानकारी इसके लिए याद रखें। प्रश्न संख्या 6, किसके शासनकाल में मेवाड़ राज्यों ने मुगलों की संप्रभुता को स्वीकार किया? ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसका सही जवाब होगा जहांगीर। याद रखिए, इसका सही जवाब होगा जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया? जजिया कर वसूल किया। ऑप्शंस हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा फिरोज शाह। प्रश्न संख्या 8, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। इसका सही जवाब होगा संहिता। इसके बारे में भी कुछ जानकारी आप रखें कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को किस नाम से जानते हैं? संहिता के नाम से जानते हैं। भारतीय संस्कृति के विषय ज्ञान का विपुल भंडार वेदों में समाहित है। इनकी संख्या 4 है, जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सामवेद में गाए जाने वाले श्लोक समाहित हैं। ये यज्ञों के समय देवताओं के आवाहन हेतु गाए जाते थे। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र से संबंधित ज्ञान है। अच्छा, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित हैं, साथ ही यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित है। तो इतनी सारी जानकारी आप इनसे रखें तो थोड़ा सा सहूलियत होगी आपको। प्रश्न संख्या 9, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? ऑप्शन हैं राजा सोलोमन, सुल्तान महमूद, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन। इसका सही जवाब होगा सुल्तान महमूद। याद रखें आप, इसका सही जवाब होगा सुल्तान महमूद। इसकी व्याख्या थोड़ा सा ध्यान रखें कि पूर्व का अमर होमर कहलाने वाला कवि फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था। इनकी महत्वपूर्ण रचना शाहनामा है। ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा लिखने हेतु सुल्तान ने उसे 60,000 सोने का सिक्का देने का वचन दिया था, लेकिन बाद में अपनी बातों से मुकर कर उसके स्थान पर 60,000 चांदी का सिक्का मिस्कल दिया। परिणामतः फिरदौसी क्रुद्ध होकर गजनी को सदा के लिए त्याग दिया था। तो इस तरह की जानकारी आप थोड़ा सा याद रखें। प्रश्न संख्या 10, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि राज्य संरक्षण नहीं दिया गया, वहाँ विद्वान उदासीन रहे, भारत में बौद्ध धर्म विलीन हो गया, विद्वान आपस में अर्थहीन वाद विवादों में उलझे रहे। इसका सही जवाब होगा राज्य संरक्षण नहीं दिया गया। इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा। चलते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ध्यान रखें। नालंदा विश्वविद्यालय का अंत उचित संरक्षण के अभाव में होने के कारण हुआ। वेनसांग के अनुसार यह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अध्ययन केंद्र था। हर्ष के काल में 100 गांवों के दान द्वारा इसका खर्च चलता था। शुरू में पालों ने भी संरक्षण दिया, किंतु समय के साथ इसके स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया। परिणाम हुआ इसका महत्व घटने लगा। सही अर्थों में अगर कहा जाए तो राजकीय संरक्षण के अभाव में एवं विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के कारण ही इस विश्वविद्यालय का इतिश्री हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए, इसका सही आंसर राज्य का संरक्षण नहीं दिया जाना था। प्रश्न संख्या 11, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? महदहा, सराय नहराय, कोल्डीवा, भीमबेटका। इसका सही जवाब होगा कोल्डीवा। अब थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में भी। चावल का प्राचीनतम उल्लेख विंध्य क्षेत्र के प्रमुख नवपाषाणकालीन पुरास्थल कोल्डीवा के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। इस स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जो कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच का समय ज्ञात होता है। प्रश्न संख्या 12, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वत्स, राखल दास बनर्जी, कनिंघम। इसका सही जवाब होगा राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी, जिसको हम संक्षेप में आर.डी. बनर्जी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ध्यान रखें आप। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी ने ही की थी। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। सर जॉन मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया है।
इस तरह से इतनी जानकारी आप इसके बारे में याद रखें। प्रश्न संख्या 13, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? ऑप्शंस हैं वृषभ, घोड़ा, बैल, हाथी। इसका सही जवाब होगा वृषभ, ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त रखें आप। सैंधव समाज में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित वृषभ ही था। अनेक सैंधवकालीन स्थलों एवं प्राप्त मोहरों के द्वारा मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर इस पशु की चित्राकृति भी प्राप्त होती है, जिससे उस समय के पशु शक्ति के बारे में ज्ञात होता है। प्रश्न संख्या 14, किस शासक, याद रख लेना है, प्रश्न संख्या 14, किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? ऑप्शन हैं अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्ष। इसका सही जवाब होगा अशोक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। इन्होंने कथावस्तु नामक ग्रंथ का संकलन भी किया, जो कि अभिधम्म पीटक के अंतर्गत आता है। तो इतनी सारी जानकारी आप इसके बारे में रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मोहम्मद तुगलक। इसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। इसके बारे में भी कुछ जानकारी रखें आप। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। यह अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी भी था। इसके अतिरिक्त उसने खिलाफत अल इस्लाम एवं अल वाशिक बिल्लाह जैसी अनेक उपाधियां भी धारण की थी। थोड़ी सी इतनी जानकारी आप इसके बारे में रखें। प्रश्न संख्या 16, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त निम्न में से किसने लागू किया था? ऑप्शन हैं रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोर। इसका सही जवाब होगा वारेन हेस्टिंग्स। इसके बारे में भी कुछ जानकारी। सन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के गवर्नर जनरल बने, द्वारा पंचसाला बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। इस प्रथा के तहत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया गया था, किंतु अनंतर 1777 ईस्वी में इसे समाप्त कर सालाना बंदोबस्त की शुरुआत भी की गई थी। इतनी जानकारी आप रखें। प्रश्न संख्या 17, किन राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी दिया? ऑप्शंस हैं महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी हम रखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का नाम निकास सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी दिया था। धन निकासी से आशय उन समस्त भुगतानों से है जो भारत द्वारा ब्रिटेन को बिना किसी प्रतिफल एवं उत्तरदायित्व के प्रदान किए गए। धन निकासी के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। इस तरह से जानकारी आप इसके बारे में रखें ताकि और भी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप आसानी से प्राप्त कर पाएँ। प्रश्न संख्या 18, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोष किया, तमगा नामक कर समाप्त किया एवं युद्ध प्रांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इसका सही जवाब होगा खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बारे में कुछ जानकारी रखिए। खानवा के युद्ध के बारे में एक्चुअली बाबर ने जिहाद की उद्घोषणा की थी, तमगा नामक कर समाप्त कर दिया एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में उसने राणा संगा को पराजित किया था। इस तरह से इतना प्रश्न में इतनी जानकारी आप रखें। इसका सही जवाब होगा खानवा का युद्ध।
यानी खानवा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19, अंग्रेजों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन हैं अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, नजमुद्दौला। इसका सही जवाब होगा नजमुद्दौला, याद रखें नजमुद्दौला। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप रखें, इसके बारे में जानकारी तो रखनी पड़ेगी। इसमें दीवानी मिलने का वक्त उस बंगाल का नवाब कौन था, मैं बता दूं, कंपनी ने बंगाल की निजामत शक्तियां अर्थात सैनिक प्रतिरक्षा और वैदेशिक संबंध बंगाल के नवाब नजमुद्दौला से प्राप्त की थी, जबकि दीवानी अधिकार अंग्रेजों ने शाह आलम के साथ संधि की और इलाहाबाद की संधि कर प्राप्त की थी। आपको याद होगा 12 अगस्त 1765 को क्लाइव तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ हुए इलाहाबाद की संधि की कुछ शर्तें भी थी। उसमें क्या था कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी। दूसरी बात कि कंपनी ने अवध के नवाब से करा और मानिकपुर जगह भी छीन लिया और मुगल बादशाह को दे दिया था। तीसरा भी था कि एक फरमान द्वारा बादशाह शाह आलम ने नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया था। एक चौथी बात और भी थी कि कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया था। इस तरह से इतनी सारी जानकारियाँ आप इसके बारे में प्राप्त रखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20, सन 1856 के विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त। इसका सही जवाब होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अच्छा, इसके बारे में तो जानकारी प्राप्त रखें आप कि 1856 में का प्रख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को पारित हुआ था। तो इस तरह से आप 20 प्रश्नों का एक श्रृंखला हमने जो आज से शुरू किया है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। मैं नियमित रूप से इस अपने चैनल पे डाला करूंगा ताकि आपके इतिहास में अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू।